students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter first. Okay, let us start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिए, पेज नंबर 4 निकालिए। इसमें स्पष्ट दिया गया है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से। संसाधनों का विकास, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। यानी कहीं पर भी संसाधन मिले, सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमें संसाधन कहीं पर किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध होने चाहिए, तब भी उसका विकास होगा। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो सबसे पहली शर्त में आप क्या लिखोगे कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, इसको यहाँ से टिक कीजिए और फर्स्ट पॉइंट डालिए यहाँ पर। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्था में बहुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। आगे राइटर कहता है कि संसाधन मिल गए, लेकिन उन्हीं संसाधनों के प्राप्त होने से ही संसाधनों का विकास नहीं होगा। संसाधनों का विकास कैसे होगा? जब हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, सही कुशल तरीके से। इस क्या कहता है कि इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। जैसे कि हम इंडिया में मान लें केरल, वहाँ पर संसाधनों की कमी है, लेकिन वहाँ पर लोग शिक्षित हैं। पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने अपने आप को एक स्वस्थ और शिक्षित श्रेणी में खड़ा किया है। इसी तरह से जापान, अगर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो जापान में संसाधन बहुत कम है, लेकिन जापान में संसाधनों के कम होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने मानव संसाधनों को एक गति दी, उनको शिक्षित किया, उनको स्वस्थ रखा, उनका विकास किया, जिसकी वजह से आज वो विकसित देशों में काउंट होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर जिन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है तो वहां पर मानव संसाधनों की तरफ ध्यान देकर हम उन्हें और विकसित कर सकते हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यानी जो भी उपनिवेशिक शक्तियां, उपनिवेशी कौन? जो बाहर से हमारे देश पर शासन करने आए, वो जितने भी औपनिवेशिक शक्तियां थी, ताकतवर जो भी देश थे, उन्होंने कमजोर देशों पर शासन किया, तो वो क्या कहलाए? औपनिवेशिक देश। उन्होंने क्या किया? उपनिवेशों के संसाधनों का जिन देशों पर शासन किया, वो उन देशों के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन किया। जैसे अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों पर अधिकार स्थापित किया। इसलिए संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां, लाइन को अंडरलाइन कीजिए, जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, जो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनेगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो, यानी कि जो भी प्रौद्योगिकी उस संसाधनों के लिए चाहिए, तकनीकी ज्ञान जिसकी संसाधनों को और उपयोगी बनाने में जरूरत पड़ती है, वो मौजूद हो और संस्थागत परिवर्तन हो। संस्थाओं में भी धीरे समय के अनुसार, तदनुरूप का मतलब है समय के अनुसार परिवर्तन किया जाए, ताकि संसाधनों को और अधिक विकसित किया जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया, इसलिए भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भारत ने जितने भी संसाधनों को प्रयोग करके अपने आप को विकसित किया करने की कोशिश कर रहा है, विकासशील देशों में काउंट होता है, तो वहां पर उसने प्रौद्योगिकी को भी अपनाया है, मानव संसाधनों को भी कुशल बनाया है, और ऐतिहासिक जो भी अनुभव हमें मिले, जैसे कि उपनिवेशों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा किया, उन संसाधनों को भी उसने संरक्षित रखना सीखा है। अब संसाधनों का संरक्षण किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, जरूरत से ज्यादा उपयोग करने के कारण समाज में कई आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरण
ज्यादा प्रदूषित होगा, जैसे कि कल मैंने नियोजन में बताया था, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण की आवश्यकता है। भूतकाल से इस संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाता, अंधाधुंध प्रयोग किया जाता, जिसके कारण भविष्य में हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और एक ये चिंता का विषय पिछले दिनों से अब तक रहा है। गांधी जी की जो एक कोटेशन है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकती है, कोटेशन के रूप में पूछा जा सकता है, या ये शब्द किसने कहे ऐसे पूछे जा सकते हैं। हम गांधी जी ने क्या कहा, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन अगर हम सोचें कि किसी व्यक्ति की हम संतुष्टि कर दें तो संतुष्टि कभी भी किसी की नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पर्याप्त संसाधन है जिनसे हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन पेट भरने के लिए हमारे पास उसको स्टोर करके दूसरे का काम चले ना चले, अपनी चिंता भविष्य की करके अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो वो गलत है। उसके अनुसार विशिष्ट स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य का स्वार्थ और लालच। देखो, पहले वनों को एक उपयोग के लिए काटा जाता था कि वनों से चलो किसी चीज में हमें लकड़ियां मिल गई, रबड़ है, गोंद है, मसाले, एक जरूरत के लिए। लेकिन आज मनुष्य क्या हो गया, व्यवसायिक प्रवृत्ति को अपना लिया उसने, वो उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है और उसके लिए वो उनका दोहन करेगा है। जैसे कि पानी को ले लो, पहले जरूरत के हिसाब से पानी यूज होता था, हम इसका प्रयोग पीने में, कृषि करने में, घर के दैनिक काम करने में करते थे, लेकिन आज पानी को भी प्योरीफाई करके फिल्टर बोतलों के रूप में, फिल्टर जग के रूप में इसको बेचा जा रहा है। तो जैसे जैसे जो चीज व्यवसाय के रूप में आएगी, उस चीज का एक मोल बढ़ता चला जाएगा, महंगी भी होगी और धीरे धीरे उसकी कमी भी होती चली जाएगी, क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, और धीरे धीरे आप देख रहे हो इसका हिसाब पानी की कमी कैसे होती जा रही है। तो आगे हम इसी तरह से लेते हैं कि भू संसाधन क्या है, इसका उपयोग क्या है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे जो भूमि है इसी पर हम सारे काम करते हैं। जैसे कैसे, भूमि एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कही गई है कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। आप इसको अलग अलग से लिखिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना आए और एक क्वेश्चन भी बन जाए कि भूमि किस प्रकार एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, वो सभी क्रियाएं, चाहे आप फ्लैट बनाकर बेचो, चाहे आप कृषि करो, चाहे आप कोई कंपनी लगाओ, चाहे कोई संस्था का निर्माण करो, वो सब कहाँ पर स्थित है? भूमि पर ही संभव है। पौधे, जीव जंतुओं का अस्तित्व भी भूमि पर ही संभव है। अगर भूमि ना हो तो हम कहाँ रहेंगे? वायुमंडल में तो रहने से रहेंगे, स्थलमंडल पर ही रहेंगे। तो जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं या वन्य जीवन है, सभी का निवास स्थल क्या है? भूमि है। परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भी भूमि पर ही आधारित है। जो हमारी परिवहन है, संचार व्यवस्था है, ये सब परिवहन यानी यातायात के साधन किस पर चलेंगे? भूमि पर। चाहे वो आपके रोड ट्रांसपोर्ट पर चले, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका अपने व्हीकल हो निजी, वो किस पे चलेगा? परिवहन और यातायात जो भी साधन है वो सब भूमि पर ही संभव है। संचार की जो व्यवस्था है वो सब भी भूमि पर संभव है। खनिज, लौह अयस्क या और विभिन्न प्रकार की जो भी अयस्क है वो सब हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। भूमि पर ही वन संभव है जिनसे हमें भूमि पर ही समुद्र है, जीवाश्म ईंधन है, वनों का संचय भी भूमि पर ही है। तो इस प्रकार भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने ये आकृति बनाकर दिखाई दी गई है, भूमि पर पठार भी है, पर्वत भी है, मैदान भी है। तो देखो ज्यादा हिस्सा आपको दिखा रहे थे, 43% भूमि पर मैदान है, 30% जो भाग है ये पर्वत से हो रहा है और 27% जो भाग है ये पठारी क्षेत्र है। इस तरह से खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन जो भी है वो सब हमारी इस भूमि पर ही संचित है। कहने का तात्पर्य ये है कि भूमि एक प्राकृतिक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर भूमि ना हो तो हम जो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं
संभव है। और हमारी भूमि की जो स्थल आकृति है वो कई रूपों में बटी हुई है, पठार में, मैदान में और पर्वतों में। उसके हमने यहाँ डिवाइडेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, आज तक का जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है यहाँ पेज नंबर 5 तक आप निशान लगाकर छोड़िए। इसकी रीडिंग दोबारा से करनी है आपने, और जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं मैं इसकी पिक भेज देती हूँ, आप ये क्वेश्चन लिख लेना। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, टॉपिक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बुक से क्वेश्चन बनाना खुद से सीखो। ठीक, कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।